Okay. Hello, guys. Welcome to the Bharat Bureaucrat. So, I'm starting a new series of Indian polity, and we will try to cover the complete part of Indian polity from prelims perspective as well as for mains perspective. अब बात आती है ये जो लेक्चर सीरीज है वो किन के लिए है। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए ये वाला लेक्चर सीरीज सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की। तो जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करते हो तो जो फर्स्ट आपको पेज देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है प्रियम्बल। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी बुक परचेज करो तो उसमें क्या होता है, एक प्रीफेस नाम की चीज़ लिखी होती है। ठीक है। और प्रीफेस का मीनिंग क्या होता है? प्रीफेस का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, भूमिका। दैट मीन कि जो राइटर है वो उस बुक के बारे में क्या कहना चाह रहा है, इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको क्या चीज़ मिलेगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल में लिखी होती है। तो एक तरह से उस राइटर का क्यों वो बुक लिख रहा है। ठीक है। उस बुक में क्या चीज़ लिखी गई है और उस बुक को कैसे पब्लिश किया गया, और वो लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें होती है ना वो प्रियम्बल में लिखी होती है। इन द सेम मैनर व्हेन यू विल रीड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव रिटन द प्रियम्बल। ठीक है। व्हाट, लाइक फॉर विच काइंड ऑफ अ टॉपिक्स बेसिकली प्रियम्बल बेसिकली टॉक अबाउट। ठीक है। उसके अलावा प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो सिंपल सा, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया। और तीसरी चीज़, हाउ द प्रियम्बल हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ नहीं दी गई है, कैसे है वो सब चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखी प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन। और सिंपल चीज़ है, प्रियम्बल इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ summary to our constitution of India. It is an introduction to constitution of India and as well as summary to constitution of India. ठीक है। इंट्रोडक्शन मीन सिंपल। देखो, अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यार आप इंडिया के सिटीजन हो और आप बताओ कि इंडिया इंडिया का जो रिपब्लिक है, इंडियन रिपब्लिक है, तो उसके फीचर्स क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल में डायरेक्टली मेंशन की गई है। अदरवाइज क्या है, आज के टाइम ऑलमोस्ट 490 के आसपास आर्टिकल्स हैं। अब इतने सारी आर्टिकल्स है तो आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप कैसे बताओगे कि इंडियन रिपब्लिक की जो एक तरह से मेन फीचर है वो क्या है। तो इसीलिए प्रियम्बल एक तरह से क्या किया गया था, समरी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था कि जिसके अंदर जो मेन मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सारी मेंशन करके दी गई। जैसे इंडियन रिपब्लिक जो है उसका फीचर क्या है, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो इट इज़ नथिंग बट द नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है, नॉट गवर्नमेंट एग्जैक्टली, जो इंडिया का रिपब्लिक है उसका काम क्या है, वो क्या करना चाहता है, वट इट वॉन्ट टू डू। ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एक तरह से उसका काम हो गया। तो इसमें देखो, जस्टिस टू प्रिवेंट, बेसिकली नॉट प्रिवेंट, टू प्रिवेल जस्टिस। उसके अलावा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है। तीसरी चीज़, किस दिन ये अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका सोर्स क्या है। द सोर्स इज बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन वी आर, मतलब हम क्लियरली पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका सैंक्शन जो है, उसका पावर जो है वो कहाँ से आता है, पीपल से आता है। सो इट इज़ क्लियरली शोइंग अबाउट द डेमोक्रेसी। वी आर क्लियरली स्टेटिंग कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन बिकॉज ऑफ दैट, और पीपल्स आर द एक्चुअल सॉवरेन। ठीक है। ये था। अब एक एक करके सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रियम्बल इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइडेंटिटी कार्ड मीन्स आपको क्लियरली बता रहा है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशंस एंड वी गिव प्रायोरिटी टू और सोवेनिटी। ठीक है। जैसे कल को ट्रम्प चाचा बोल दे कि आप, मतलब जैसे अभी रशियन ऑयल वाली बात थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इवन दो मतलब यूएसए ने बोला था ऑयल परचेज नहीं करने के लिए, फिर भी गवर्नमेंट ने परचेज किया बिकॉज इट इज़ और इंटरनल मैटर, इट इज़ और सोवर्निटी। एंड उसी सोवर्निटी को एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट।
सॉवर्निटी का कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटेंडेड प्रिंसिपल है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रियम्बल पढ़ाने से पहले आपको एक बहुत सा प्यारा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम कहते हैं इंडियन स्टेट, ठीक है, हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस स्टेट में, और राजस्थान आपको पता है, राजस्थान इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो बेसिकली बताऊँ ना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो राजस्थान है वो एक तरह से क्या है, प्रोविंस है, एक राज्य है उस हिसाब से। बट ये जो स्टेट है ना, ये बहुत वाइड कैनोटेशन रखता है। इस स्टेट का मीनिंग क्या है? कोई भी स्टेट होगा ना, तो उसके लिए 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। विच आर दीज 4 कंपोनेंट्स? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट थिंग इज बेसिकली टेरिटरी। फर्स्ट थिंग इज बेसिकली टेरिटरी। सेकेंड थिंग इज बेसिकली सिटीजनशिप। थर्ड थिंग इज बेसिकली, you will say, the government. And fourth thing is basically sovereignty. अब सिंपल सा समझो, मैंने कहा कि इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, तो इंडिया इज अ स्टेट, तो उसके लिए कोई लैंड तो होगी ना, कोई टेरिटरी होगी, कोई ज़मीन होगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, मेनलैंड इंडिया से काफ़ी दूर है, बट वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई स्टेट होगा पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होगी, दैट इज बेसिकली टेरिटरी, ठीक है। दूसरी चीज़ सिटीजन, नॉट सिटीजनशिप, सॉरी, इट इज़ अ सिटीजन बेसिकली, ठीक है। आपको चाहिए होंगे सिटीजन, क्योंकि देखो लैंड हो गई, उस पर कोई रह ही नहीं रहा, तो वहाँ पे कैसे आप स्टेट उसको बोलोगे? अब अंटार्कटिका है जहाँ पे पीपल नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे लैंड है, तो क्या उसको हम स्टेट बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तीसरी चीज़ इज बेसिकली गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड गवर्नमेंट। देखो, सब लोग, सब जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब क्या करते हैं? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर कोई काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो मेरे ओन बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। इन द सेम वे, अगर 7 बिलियन पीपल अगर अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो क्या होगा उस केस में? जब कोई गवर्नमेंट नाम का इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा, तो उस केस पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योस भी जनरेट, ठीक है। देखो, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। पूरी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। एक तरफ जहाँ पे महात्मा गांधी थे, वहाँ पे एडोल्फ हिटलर भी था, ठीक है, एडोल्फ हिटलर भी था। तो एक चीज़ समझो, अगर हर कोई इंसान अपने कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस बेसिकली, अपने मन के हिसाब से चीज़ें करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उस सोसाइटी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी सर्वाइवल के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आई कि जो हम स्टेट की बात करते हैं या फिर जो हम नेशन की बात करते हैं, तो नेशन इज़ वेरी वेरी बिगर देन द गवर्नमेंट, क्योंकि नेशन के अंदर आपका टेरिटरी भी आता है, आपका सिटीजन भी आते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट भी आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सॉवर्निटी भी आती है। अब बात आती है सॉवर्निटी है क्या, इसको समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला चीज़ क्लियर हो चुका है कि कोई भी अगर स्टेट होगा, तो आपके पास उसके लिए 4 चीज़ें चाहिएगी: टेरिटरी, सिटीजन्स, द गवर्नमेंट एंड सॉवर्निटी, ठीक है। अब सॉवर्निटी को बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे जब हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी प्रियम्बल के लिए, जो कि बहुत अच्छे जो थिंकर्स और जो अपने फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने बोला था। तो कोशिश करना इन डेफिनेशंस को और इन कोटेशन को आप याद रखो, क्योंकि इनको आप डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, फ्रॉम इन एंड आउट, हर व्यू इसमें ऑलमोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखो, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, उसने अपने को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का सैंक्शन दिया था, ठीक है।
तो उसको देखते हुए 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक प्लेस 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक डॉक्यूमेंट था, उसको टेबल किया हाउस के अंदर। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, इसको प्रियम्बल का प्रीडिसेसर बोला जाता है। इसी से ही प्रियम्बल आगे क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। और यूं कह सकते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो रिफाइंड वर्जन है वो ही प्रियम्बल है। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों पब्लिश किया गया, समझो सिंपल सा। जैसे मान लो कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको लगभग 1 साल या फिर 2 साल का बेसिक प्लान देते हैं कि हम क्या करेंगे, अक्टूबर के मंथ में ये सब्जेक्ट कराएंगे, दिसंबर के मंथ में ये चीज़ें करवाएंगे। जब आप अपने फाउंडिंग फादर्स को ये बोला गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया, एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया कि हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज काइंड ऑफ, यू कैन से, ए काइंड ऑफ नॉट करिकुलम बट अ काइंड ऑफ अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जब ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखो 13 दिसंबर को इसको क्या किया गया था, टेबल किया गया। 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। ठीक है ना, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। फिर 17 अक्टूबर 1949, इस डेट को ध्यान रखना, क्योंकि 1947 में तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर से क्या किया, प्रियम्बल डिस्कशन स्टार्ट किया। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया गया। अब एक चीज़ समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब स्टार्ट हुई, उसके स्टार्टिंग से ये चालू हुआ और लास्ट में जाके इसको अडॉप्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब असेंबली के सबसे लास्ट में जो चीज़ अडॉप्ट की गई थी वो क्या था, आपके पास प्रियम्बल था। ठीक है, तो दैट मीन जो प्रियम्बल है उसने थ्रू आउट की जर्नी देखी है, फ्रॉम इंट्रो लाइक स्टार्टिंग से लास्ट तक का। तो इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई थी कि इट इज़ बेसिकली समरी और एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि समरी क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट प्रोसेस पे जो आपने प्लानिंग बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, उसमें आपने कुछ ऐड ऑन किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो इस हिसाब से एक तरह से क्या हो गया, वो रिफाइंड वर्जन हो गया। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब देखते हैं इस मतलब प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। प्रियम्बल में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्ट थिंग, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। देखो उस टाइम क्या था, जो आपके पास कैबिनेट मिशन प्लान था, 1946 के अंदर, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, पब्लिश किया था या फिर पास किया था। ठीक है, उसके अलावा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो भी क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, पास किया था। पर अब इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिया इंडिपेंडेंट है और हमने पिक किया है कि इंडिया विल बी अ डेमोक्रेसी, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे क्या कि वी गॉट द पावर टू फ्रेम और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैबिनेट मिशन प्लान? नहीं, हम क्या लिखेंगे कि वी आर अ डेमोक्रेसी, दैट मीन पीपल आर द एक्चुअल सॉवरेन। तो इफ द पीपल आर द एक्चुअल सॉवरेन, दैट मीन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज whom? द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल में फर्स्ट चीज बोली गई है कि द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज द पीपल, दैट्स व्हाई वी रोट वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। और यही चीज आपको डायरेक्टली दिखा रहा है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल बेसिकली स्टार्ट्स विद दिस थिंग। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब देखो एक चीज बताता हूं, मैं कुछ कंट्रीज का नाम लिखूंगा, आप बताना क्या टाइप की कंट्री हो सकती है। फर्स्ट थिंग, अपने पड़ोसी से चालू कर देते हैं, पाकिस्तान, जो क्लियरली लिखता है कि वी आर अ इस्लामिक कंट्री। ठीक है, उसके अलावा कुछ कंट्री जैसे युगांडा नाम ले लिया, मैक्सिको ले लिया। तो क्या आप इन कंट्रीज के बारे में बता सकते हो कि इनका नेचर कैसा होगा? कैसे बताओगे? उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे। कुछ कंट्रीज ने प्रियम्बल अडॉप्ट किया है जिसमें उन्होंने प्रिसाइजली बता दिया कि वी आर द कंट्री, वी विल फॉलो दीज काइंड ऑफ अ थिंग।
ठीक है, उसी हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, प्रिसाइजली बता दिया कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। ठीक है, और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? इंडियन स्टेट इज बेसिकली अ सॉवरेन कंट्री, अ सोशलिस्ट कंट्री, अ सेक्युलर कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ रिपब्लिक कंट्री। क्लियर है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज मेंशन की गई है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, आप और आपके 4-5 दोस्तों ने मिलके एक प्लान बनाया, ठीक है, किसी मूवी को देखने का, और इस हिसाब से तो मूवी का पर्पस क्या है? इंजॉयमेंट। समझ आ रहा है? तो आपने कुछ प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद आपने उस पर एक्ट किया, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंजॉयमेंट। सिंपल है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और हमने इंडियन स्टेट को डिज़ाइन किया कि इंडियन स्टेट इस टाइप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंडियन स्टेट में, ये डेमोक्रेसी यहाँ पे होनी चाहिए, कंट्री सॉवरेन होनी चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या चाहिए हमें? तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो होंगे ना स्टेट के। हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो जस्ट एंड ह्यूमन हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जस्टिस हो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली which are mentioned in the constitution of India and these are the objective of our constitution। ठीक है, उसमें क्या है? फर्स्ट थिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट चीज है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 26 नवंबर 1949। ठीक है, और इसीलिए इस डे को संविधान दिवस बनाया जाता है। क्लियर है इतना? अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, ओके। कुछ चीज ध्यान रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1946 में। ठीक है, इसके थ्रू 3 चीजें ऐड की गई। फर्स्ट थिंग वॉज बेसिकली सोशलिस्ट, सेकेंड थिंग वॉज सेक्युलर, एंड थर्ड थिंग वॉज इंटेग्रिटी। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक काम करना, प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको प्लीज मेमोराइज कर लेना, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे यूपीएससी आई थिंक 23 में क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा था कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ इंडिया एट द ईव ऑफ, यू कैन से नॉट इंडिपेंडेंस, एट द ईव ऑफ 1952, यू कैन 1950, 26 जनवरी 1950। तो उस टाइम क्या था, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में 3 ही वर्ड मेंशन थे, सॉवरेन, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो वर्ड था सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, उसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में ये इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। ठीक है, इसमें क्या इशू है, क्यों ऐड किए गए, अभी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं सॉवरेनिटी से, कि सॉवरेन का मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो, सॉवरेन का अगर सिंपल टर्म में बोलो, सिंपल टर्म में मीनिंग है फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि देखो यार, वी आर द कंट्री विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 150 करोड़। ठीक है, और अगर कोई दूसरी कंट्री है जो अपने को क्या करती है, कंट्रोल करती है, जैसे अर्लियर टाइम में क्या था, व्हेन इंडिया वाज द डोमिनियन बना था 1947 में। ठीक है, उस टाइम जब नेचर वाला कॉन्सेप्ट, स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी। फर्स्ट थिंग बोली थी, आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास सिटीजन्स होने चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथी चीज़, आपके पास होनी चाहिए सोवर्निटी। तो देखो, जब इंडिया 1947 में था और 1946 में था, बेसिकली उस टाइम क्या था, इंडिया के पास टेरिटरी थी, सिटीजन्स भी थे, गवर्नमेंट में थी, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया को कंट्रोल करते थे। बट इंडिया के पास क्या इशू था, सोवर्निटी नहीं थी भाई, क्योंकि 1946 का जो आपके पास कैबिनेट मिशन प्लान था, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने क्या किया था, पास किया था। समझ आ रहा है? तो उस टाइम क्या दिक्कत थी, कोई आउटसाइड वाली कंट्री थी जो कि इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए इंडिया क्या था, इंडिया वॉज अ डोमिनियन, इंडिया वॉज नॉट अ रिपब्लिक, neither republic nor India was a state. So sovereignty is something which you can associate with kind of a independence. If a country is not a sovereign, it will be not considered as a nation. Simple thing. ठीक है, अब
ये चीज़ आती है कि जो सॉवर्निटी है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल इन्फ्लुएंस के थ्रू भी गवर्नमेंट एक्ट नहीं करनी चाहिए, और एक्सटर्नल अफेयर और एक्सटर्नल थिंग की वजह से भी गवर्नमेंट एक्ट नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जब ट्रम्प साहब बोलते हैं कि इंडिया जो है वो क्या बोलते हैं, रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है, इंडिया ने S-400 परचेज की, ठीक है। इवन दो ईरान पे सैंक्शन थे, फिर भी इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया। वाई? इट वॉज ड्यू टू और नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे ना, तो नेशनल इंटरेस्ट को और ज़्यादा पढ़ोगे, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ोगे। जब नेशनल सिक्योरिटी पढ़ोगे तब आप बोलोगे कि नथिंग अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, नथिंग लाइक नथिंग इज अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ये नेशनल इंटरेस्ट आपको IR में भी देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री ना। विदाउट दिस सॉवरेनिटी वी विल नॉट बी अ फंक्शनल कंट्री। अभी जैसे यूपीएससी में मतलब यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि सॉवरेनिटी का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। और सॉवरेनिटी से रिलेटेड एक चीज़ हुई थी कि जब 1946 के अंदर मतलब आई थिंक 1946, आई एम फॉरगेटिंग द डेट एग्जैक्टली, तो उस टाइम क्या था, कॉमनवेल्थ में इंडिया ने क्या कर लिया था, पार्टिसिपेट कर लिया था। कॉमनवेल्थ क्या था? कॉमनवेल्थ वॉज अ ग्रुप ऑफ ऑल द कंट्रीज वेयर ब्रिटेन वॉज अ काइंड ऑफ अ रूलिंग, और लाइक जो जो कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनी थी ना, वो सारी की सारी कॉमनवेल्थ के अंदर थी, ठीक है। तो एक चीज़ बोला गया, मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे, उन्होंने बोला जवाहरलाल नेहरू सर को कि यार अगर आप अभी तो हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं, सब चीज़ें हुई है, ठीक है, और अभी से जैसे इंडिपेंडेंस मिली आप बोलते हो हम कॉमनवेल्थ का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी क्या? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला सिंपल कि इट इज नथिंग रिलेटेड विद the sovereignty. Why? Because it is an extra constitutional agreement. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की बाउंडेशन नहीं लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को यूनाइटेड नेशन इंडिया को बोले कि आप ना ये काम करो, कुछ भी XYZ, जैसे मान लो कि कोई पर्सन था, और जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर पे ही सैंक्शन डाल दिया किसी कंडीशन की वजह से, तो क्या उस कंडीशन में हम यूनाइटेड नेशन की बात मानेंगे क्या? वी लाइक इज इट आर रिलेटेड विद अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन इंडिया? नो, बिकॉज इट गिव्स अस अ चॉइस, ठीक है। सॉवरेनिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? वो आपकी चॉइस को ही खत्म कर देगा। इफ समवन हैज टेकन योर सॉवरेनिटी, दैट मीन योर चॉइस टू पिक योर डिसीजन विल बी टेकन अवे। बट ये नहीं है कॉमनवेल्थ के अंदर, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ बॉडी, इट इज नथिंग रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी। क्लियर है सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सोशलिस्ट। अब देखो, दो पर्सन्स का नाम दूंगा, एक है मार्क्स, दूसरा है गांधी जी। मार्क्स वर्सेस गांधी जी, ठीक है। दोनों का ही एक बिलीव था, दैट इज बेसिकली स्टेट लेस सोसाइटी, बट दोनों की अप्रोचेस में जमीन आसमान का अंतर था। मार्क्स का सीन क्या था? देखो, जब हम IR की बात करते हैं, नॉट इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही कैपिटलिज्म जो है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक जल्दी से हम देखते हैं। देखो, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, उसको आप 3 टाइप से मान सकते हो, ठीक है। फर्स्ट होता है आपके पास कैपिटलिज्म, दूसरा होता है आपके पास सोशलिज्म, और तीसरा होता है आपके पास कम्युनलिज्म, ठीक है। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है? जैसे मोदी जी ने मतलब क्या बोलते हैं, मोदी जी ने ये मेलोनी पॉपुलर कर दी, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, इसकी मेलोनी पॉपुलर नहीं कर दी, मेलोडी, ठीक है। तो मेलोडी का डिमांड बढ़ा, तो जैसे ही मेलोडी का डिमांड बढ़ा तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, सिंपल। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है,
ठीक है ना। मार्केट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड थिंग, जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी वो ही क्या करेगा, मार्केट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा अगर सिनेरियो है तो हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएस में क्या है, यूएस में लगभग सबसे ज्यादा जो कैपिटलिज्म है आज के टाइम में वो आपको देखने को मिलता है साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। बट कैपिटलिज्म में स्टेट जो है ना, स्टेट मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगा, स्टेट नहीं बताएगा कि आप ये प्रोड्यूस करो, ये प्रोड्यूस मत करो। वहीं जब सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है, वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है। स्टेट डायरेक्टली तो नहीं करता है, स्टेट आपको बताता है कि कौन सी चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी है। बिफोर एलपीजी रिफॉर्म उस टाइम क्या था, लाइसेंस कोटा परमिट राज था। उस टाइम गवर्नमेंट बताती थी आपको कि क्या चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ आपको प्रोड्यूस नहीं करनी, ठीक है। और कम्युनलिज्म, एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है कम्युनलिज्म, एक होता है कम्युनिज्म। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कम्युनलिज्म इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म जो है वो आपका एक रेडिकल सोशल आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के बारे में बात करती है। अब कम्युनलिज्म में क्या होता है, कम्युनलिज्म में हम बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पे स्टेट का जो पार्ट है, देखो सोशलिज्म और कम्युनलिज्म में इतना ही डिफरेंस है। सोशलिज्म स्टेटलेस सोसाइटी, सॉरी, स्टेट को पावर देता है मार्केट को एक तरह से कंट्रोल करने का। वहीं कम्युनलिज्म में स्टेट नाम की अथॉरिटी को ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे चाइना में पहले बोला जाता था, हालांकि चाइना अर्लियर बताता था खुद को कि वी आर अ स्टेटलेस सोसाइटी, वी आर अ रिलीजन लेस सोसाइटी, बट अभी के टाइम में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, सोसाइटी ही खुद बताती थी कि हाँ आप ये चीज़ प्रोड्यूस करो। यहाँ पे कौन बताता था, कैपिटलिज्म में ध्यान रखना, कैपिटलिज्म में डिमांड एंड सप्लाई पे चलता था सिस्टम, डिमांड आएगी तो हम प्रोड्यूस करेंगे। सोशलिज्म में क्या करता था, स्टेट बताता था, ठीक है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट बताता था। कम्युनलिज्म में क्या सीन है, कम्युनलिज्म में सोसाइटी ही बताएगी आपको, डिमांड से नहीं चलेगा। सोसाइटी बोलेगी ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ नहीं करने का, ठीक है। ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सोसाइटी का। बट जो गांधी जी ने दिया था वो थोड़ा सा डिफरेंस था, इसको समझो। एक है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, दूसरा है गांधीयन सोशलिज्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्क्स क्या बोलता था, मार्क्स कहता था कि अगर मान लो कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आपको 10 लोगों के बीच में बांटने हैं, तो मार्क्स क्या कहता था, स्टेट को उखाड़ फेंको और 10 लोगों में 10-10 रुपए बांट दो। गांधीयन सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोलते हैं गांधी जी की, कोशिश करो अगर आपके पास 100 रुपए है ना, और किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 7 रुपए है, किसी के पास 8 रुपए है, कोशिश करो कि ऐसा इन्वायरमेंट आप दो जिसके थ्रू हर कोई 10-10 रुपए तक पहुंच जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड मार्क्स। इसीलिए गांधी जी ने बोला था कॉमर्स विदाउट, मतलब 7 सिंस जो दिए थे गांधी जी ने, इसमें एक था कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ठीक है। गांधी जी ने कभी अपोज नहीं किया कि आप क्या करो, अर्न मत करो, बट अर्न करो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है सिंपल कि उस टाइम, क्योंकि यार जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 38 में इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया है सोशलिज्म को, कि द स्टेट शुड एंडेवर टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल। उस टाइप के आर्टिकल आपको डीपीएसपी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर उस टाइम क्यों ये अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि आप एक चीज़ देखना, 1970s के ड्यूरेशन में वी हैड अ काइंड ऑफ इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द सोवियत रशिया, ठीक है। उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्फ्लुएंस होके लिखी गई थी, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन था आपके पास सोशलिज्म, ठीक है। मेंशन क्यों नहीं किया फाउंडिंग फादर्स ने, सिंपल था, क्योंकि उस टाइम जब सोशलिस्ट की हम बात करते थे तो उस टाइम सिर्फ गांधीयन, सिर्फ जो आपके पास मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था उसकी ही थॉट प्रोसेस प्रेवलेंट थी। तो सोशलिस्ट से मतलब पूरा वर्ल्ड ये ना समझ जाए कि हम मार्क्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए एक तरह से ये चीज़ मेंशन नहीं की गई थी, क्लियर है। सो यहाँ पे एक चीज़ देखना, इंडियन सोशलिज्म आर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ डाइल्यूटेड काइंड ऑफ सोशलिज्म, क्लियर है। दूसरा टर्म आता है सेक्युलर। अब देखो सेक्युलर में भी थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, बताता हूँ कैसे। फर्स्ट थिंग,
टू प्रिवेंट सेक्युलरिज्म इन और कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास फाउंडिंग फादर्स ने पहले से ही आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। 25 जो बोलता है आपको राइट टू प्रोपगेट प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, बट उस टाइम आपके पास ये सिस्टम नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? उस टाइम सेक्युलरिज्म की जो थॉट प्रोसेस थी वो बहुत अलग थी, क्योंकि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वाला डिबेट हुआ था, ठीक है। तो कैथोलिक थे वो रूढ़िवादी थे, एक तरह से पुरानी जो थॉट प्रोसेस थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वो पुरानी थॉट प्रोसेस को ही मानते थे। वहीं प्रोटेस्टेंट थे वो कहीं ना कहीं रैशनलिस्ट आइडियाज़ को क्या करते थे, प्राइमेसी देते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्राइमेसी देते थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया गया, उस टाइम बोला कि एक काम करो भाई, सिंपल चीज़ है, आप जो स्टेट हमने बनाया था, जब भी मैं स्टेट बोलूँ 4 चीज़ें याद रखना भाई साहब, क्या? टेरिटरी, सिटीजन्स, ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो आप क्या करो, स्टेट को रिलीजन से स्ट्रिक्ट सेपरेट कर दो कि जो स्टेट है उसके अफेयर्स को रिलीजन के साथ हम इंटरमिंगल नहीं करेंगे। स्टेट इज फ्री टू डू वट एवर इट वॉन्ट टू डू, बट स्टेट विल नॉट टच द रिलीजन। वेर एज इन द सेम ऑर्डर आपके पास जो रिलीजन है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं किया करेगा। आपको गैलीलियो वाला इंसिडेंट याद होगा, तो उस टाइम गैलीलियो ने बोला कि जो आपके पास अर्थ है उस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम रेट पे गिरती है, ठीक है। उन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी एक तरह से, ठीक है। बट इस तरह की बातें उस सोसाइटी में अलाउड नहीं थी। और जो रिलीजन था, रिलीजन के या फिर यूँ कहूँगे जो पॉप थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, और इस तरह की बातें एक तरह से क्या थी, रिलीजन को हैम्पर करती थी या फिर रिलीजन पर डायरेक्ट अटैक करती थी। इस वजह से क्या किया गया, गैलीलियो को भी बेचारे को मार दिया गया, इन द सेंस कि उन्होंने अपनी लगभग लाइफ क्या करी, शेल में बिताई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वेस्ट के अंदर। तो इस वजह से क्या किया गया, वहाँ पे सेक्युलरिज्म नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें बोला गया कि हम क्या करेंगे, स्टेट को रिलीजन से दूर दूर रखेंगे, बिल्कुल। बट इंडिया के अंदर क्या केस है, इंडिया के अंदर भाई साहब पूरी दुनिया बसती है, और दुनिया बसती है और उसके अंदर भी अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रिलीजन्स हैं। किसी रिलीजन में कुछ चीज़ जो अच्छी कुछ चीज़ जो बैन की गई है वो दूसरे रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलरली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, द रीज़न इज दिस वीडियो इज ऑन लाइक यूट्यूब। सो दिस वॉज द थिंग, बिकॉज ऑफ दैट एट दैट टाइम और फाउंडिंग फादर्स ट्राई टू उन्होंने कोशिश की कि हम इस डिबेट से दूर आए, तो इसलिए ये चीज़ मेंशन नहीं की गई। तो इंडिया में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस, दैट मीन इंडिया इज नॉट इंडियन स्टेट इज नॉट हैविंग अ रिलीजन। पहली चीज़, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, पहली चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि वी आर द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो हमने नहीं बोला है वी आर अ सेक्युलर कंट्री, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट अ एंटी रिलीजन। हम एंटी रिलीजन नहीं है लाइक चाइना, समझ रहे हो? वी आर नॉट अ चाइना, वी आर नॉट अ पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान में एक स्टेट ने अपना रिलीजन बता रखा है, वही चाइना जो है वो रिलीजन पे बिलीव ही नहीं करता है। हम दोनों ही नहीं है, ठीक है। हमारे साथ क्या केस है, हम पहली चीज़ ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और जितने भी रिलीजन है उसके लिए सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है, उन सबके लिए क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वी विल ट्राई टू मॉडिफाई इट एज वेल, ठीक है। तो स्टेट इंटरफेयर तो करेगा, कुछ इस तरह से समझो, दिस इज काइंड ऑफ अ वेन डायग्राम। इसमें क्या है, स्टेट पहली चीज, यहाँ पे रिलीजन है फ्री, बट इस केस में अगर कुछ पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी इशू होगा ना, तो उस केस में क्या करेगा, स्टेट इंटरवीन करेगा। जैसे आपको पता होगा जल्लीकट्टू वाला इंसिडेंट, ठीक है, जिसमें बेल को एक तरह से टॉर्चर होता था इन द सेंस, ठीक है। सॉरी, आई थिंक मुझे नहीं बोलना चाहिए वाली चीज़। तो इस तरह के कुछ जो इवेंट्स थे, तो वहाँ पे क्या था,
मतलब एनिमल एनिमल के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस है, ठीक है। इंडिया में पहले बहुत सारी चीज़, जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला था, तो उसमें कुछ इश्यूज थे जो आपकी मतलब मोरालिटी के लिए भी प्रॉब्लम थी, इंडिविजुअलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी प्रॉब्लम थी। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बट इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इंडिया एंटी रिलीजन भी नहीं है। तो इन कीवर्ड्स का आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली डेमोक्रेटिक। अब देखो, दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और एक होता है रूल बाय लॉ, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि देयर इज अ बुक और उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है, उन्हीं चीज़ों के थ्रू जो स्टेट है वो एक्ट करेगा। समझ आ रहे हो? समझ आ रहा है चीज़? इंडिया के अंदर क्या है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। वहीं रूल बाय लॉ क्या है, मेरा वचन ही शासन। शिवगामी देवी, केजीएफ ये देखिए क्या नाम है, बाहुबली। तो बाहुबली में शिवगामी देवी क्या कहती है, मेरा वचन ही शासन, ठीक है। तो जो मैंने बोल दिया है वो ही चीज़ होगी। अर्लियर क्या था, यही सिस्टम था। किंग ने जो भी चीज़ बोल दी वो ही चीज़ एक्ट होती थी। तो वट एवर द किंग इज सेइंग वॉज अ लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी चलती है रूल ऑफ लॉ पे, ठीक है। कुछ एक सर्टेन लॉज है, उनको गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी। क्या सरकार किसी इंसान को मार सकती है क्या डायरेक्टली, बिना किसी मतलब इशू के? क्लियरली नो। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि सरकार बिना किसी इशू के किसी इंसान को मार दे रही है, तो उस केस में क्या है, वो स्टेटलेस सोसाइटी है, वहाँ पे स्टेट है ही नहीं, वहाँ पे लॉज है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ तक चांस है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। एविडाइसे ने भी बोला था, एविडाइसे ने 3 चीज़ें बोली थी, हम आगे पढ़ेंगे, अभी डिस्कस नहीं करना वरना घूम जाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक तरफ है, डेमोक्रेसी दूसरी तरफ है ऑटोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है वो चलती है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी पे। दैट मीन जो पीपल है वही सॉवरिन है, इसीलिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है। वहीं जो ऑटोक्रेसी होगा वो क्या चलता है, रूल ऑफ थंब पे। रूल ऑफ थंब मीन्स मेरा वचन ही शासन, शिव गाविंद देवी, याद रखना एक वाली चीज़, तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा। अब बात आती है, डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे सिंपल चीज़ बताऊं, 5 फ्रेंड हो आप, ठीक है, यू आर 5 फ्रेंड्स। और मैं पुराना एक मतलब मूवी का देखता हूँ, क्योंकि जनता बटी बड़ी रहती है मूवीज़ में। उसमें से 2 यश बाबू के फैन हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम केजीएफ देखने जाएंगे। और 2 जो है वो क्या है, प्रभास के फैन है, तो इसलिए बोले चलो हम बाहुबली बाहुबली देखने जाएंगे, ठीक है। हालांकि पास्ट की बातें हैं बट समझ जाओ। अब चीज़ क्या आती है, इस सिंगल पर्सन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी मूवी देखेंगे। अगर ये इनके साथ देख चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजोरिटी का प्रिंसिपल लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यही होता है, जहाँ पे पीपल जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। सो पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जैसे स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखने को मिलेगा काइंड ऑफ ब्रेक्जिट में। ब्रेक्जिट क्या है, देखो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक संस्था है यूरोप की इम्पोर्टेंट सारी कंट्रीज़ की। तो ब्रिटेन के लोगों ने देखा यार इशू क्या है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशंस इतने थे नहीं, फ्रांस का बंदा डायरेक्टली ब्रिटेन में जा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी पीपल है, उनको लगा कि यार हमारे जो राइट्स है वो जा रहे हैं एक तरह से। इस वजह से
क्योंकि इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट। अभी जैसे आप देख रहे हो एंटी इंडिया कैंपेन चलता है ट्विटर के ऊपर, और उसकी जड़ कहीं ना कहीं आपको यूएस में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे इंडियंस को रेसिज्म झेलना पड़ जाता है। द रीज़न इज दैट क्योंकि उनको लगता है कि यार मतलब यूएसए के जो सिटीजन्स है उनको लगता है कि हमारा जो राइट है वो ले रहे हैं, एक तरह से हमारी इकोनॉमी पे ये धीरे धीरे करके कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मूव चला था ब्रेक्सिट वाला। उसमें डायरेक्टली पूछा गया था पीपल से कि हमें क्या यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं रहना है, तो वहाँ पे पीपल ने बोला कि नहीं रहना है। तो इसलिए एक तरह से आपको देखने को मिला कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन्होंने काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस की थी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में क्या था, पीपल ने मोदी जी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, अपनों ने क्या करा, अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर किया गया है, ठीक है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, वी द पीपल जो टर्म है उसमें मैंने बोल दिया कि इंडिया डेमोक्रेसी है, और पीपल जो है वही एक्चुअली पावर है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, पीपल है। तो पीपल ने देखा यार 150 करोड़ जनता है, कैसे मैनेज होगा, अदरवाइज क्रॉस जम जाएगा ना एक तरह से सोसाइटी में। इसलिए हमने क्या किया, जो अपनी पावर थी खुद को गवर्न करने की, सेल्फ गवर्न करने की, हमने एक इंस्टीट्यूशन को दे दी, और वही इंस्टीट्यूशन क्या है आपके पास में, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक तरह से हम जो सॉवरिन, मतलब सबसे ज़्यादा जो सॉवरिनिटी का आपको इफेक्ट दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा वोटिंग के टाइम। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी एक मैनिफेस्टो के थ्रू पॉलिसी पे ही एक्ट करेगी। आर यू क्लियर, लाइक ये चीज़ क्लियर है अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे जो आपके पास मोदी साहब है वो क्या है, एमपी है, कहाँ से, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब एक चीज़ समझाता हूँ आपको, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसके 3 पिलर्स होते हैं। क्या पिलर है, पहला चीज़ है आपके पास एग्जीक्यूटिव, दूसरा पिलर है लेजिस्लेटिव, और तीसरा है आपके पास जुडिशरी, ठीक है। 3 पिलर होते हैं। एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर क्या करेगा, वो लॉज बनाएगा, ठीक है। जैसे कल को नियम बना दिया कि भाई साहब यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो ये लॉ बनाया, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा। अब इस लॉ को कौन एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर साहब है वो क्या बोलेंगे, नेशन वाइड एक तरह से बोलेंगे कि ये चीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी है, ये रिकमेंडेशन जाएगी यूपीएससी को। यूपीएससी क्या है, एक तरह से बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है एक तरह से। तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। और तीसरा आता है जुडिशरी। जुडिशरी करता है एब्जुडिक्ट, दैट मीन ये क्या करेगा, बताएगा कि वेदर दिस लॉ इज लाइक वेदर दिस लॉ इज गुड और नॉट, वेदर दिस लॉ इज फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जुडिशरी क्या करता है, जज करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। 3 चीजें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब ये चीज क्यों समझाई, अभी समझ आ जाएगा। एक तरफ होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ इंप्लीमेंट करेगा वो लेजिस्लेचर से ही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। मोदी जी है वो वाराणसी के क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, द बॉडी विच बेसिकली इज क्रूशियल और विच मेक्स द लॉज फॉर द कंट्री, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट क्या है अपना, लेजिस्लेचर है। तो मोदी जी प्राइमरली क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, ठीक है, बट वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आपके पास एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्लियामेंट से ही आता है, ठीक है। वहीं जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है
वहां पे इन तीनों ऑर्गन्स में स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है कि लेजिस्लेचर है ना वो एग्जीक्यूटिव से इम्पैक्टफुल नहीं होती। एक तरह से लेजिस्लेचर जो है वो फ्री है, एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्री है, लेजिस्लेचर जो है वो फ्री है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ है डिफरेंस मेन। तो इस वजह से जब आपको मतलब ये चीज़ देखने को मिली कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से आ रहा है, तो दैट मीन एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना लेजिस्लेचर की। समझ रहे हो? क्योंकि मेंबर है, मेंबर किसका है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट का। तो जिस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है उस इंस्टीट्यूशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या करना पड़ेगा? आंसर करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। वहीं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। इस वजह से ट्रंप जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहां की लेजिस्लेचर में जाके आंसर करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ट्रंप और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर के डिसीजन के। इसीलिए आपको बहुत बार वहाँ पे क्योस देखने को मिलता है कि ट्रंप साहब बोल देते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे टैरिफ वाला इशू था, तो टैरिफ वाला उन्होंने लगा लिया, लेजिस्लेचर में भी इशू हुआ, फिर फाइनली क्या किया, जुडिशरी ने ही हटा दिया कि भाई हटाओ, नहीं समझ आ रहा है ये चीज़। ठीक है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों में हार्मोनी देखने को मिलती है। ठीक है, देयर इज अ हार्मोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट। वहीं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना, ये जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज और है, ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वहीं आपके पास जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वहाँ पे दोनों सेम होता है। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है वो समझो। मैंने समझाया था स्टेट क्या होता है। दिस इज द एंटिटी। पंजा 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 नहीं बन रहा है यार, वेट, क्या हो गया? सर्किल नहीं बनना है, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे, सो दिस इज द लाइक काइंड ऑफ अ स्टेट। और मैंने बोला था स्टेट में चार चीज़ें होती है। क्या होता है? सबसे पहला, स्टेट में होता है आपके पास टेरिटरी, दूसरा होता है आपके पास सिटीजन्स, तीसरा होता है आपके पास गवर्नमेंट, और चौथा होता है आपके पास सॉवर्निटी। सॉवर्निटी, ठीक है। अब जो दिस इज द इंडियन स्टेट, ठीक है, दिस इज द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का जो हेड है वो कौन है? मिस द्रौपदी मुर्मू, मिस द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। वही हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट देखो भाई साहब इंस्टीट्यूशन है छोटा सा, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो आपके पास पावर है एक तरह से वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर साहब। इस वजह से क्या है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर के। और ये है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये चीज़ क्या की गई है, नॉमिनल तरीके से की गई है। दैट मीन जो आपके पास प्रेसिडेंट है वो एक तरह से सेरेमोनियल हेड है, क्योंकि इंडियन जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में सारी चीज़ें आती है। तो मुर्मू जी जो है, द्रौपदी मुर्मू जी है, वो इंडिया के सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। वो इंडिया के सिटीजन्स को भी रिप्रेजेंट करती है, टेरिटरी को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इस वजह से पावर को क्या कर दिया गया है, एक तरह से डिवाइड कर दिया गया है। वहीं पे जब आप यूएस को देखते हो तो यूएस के अंदर इस पूरे सिस्टम को, मतलब टेरिटरी, सिटीजन्स, गवर्नमेंट एंड जो सॉवर्निटी है, इन चारों को और गवर्नमेंट को, दोनों को ही कौन रिप्रेजेंट करता है आपके पास में? ट्रंप साहब करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल है। वहीं इंडिया की गवर्नमेंट में देखोगे, इंडिया में क्या है, आपके पास इतना पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास सर्टनली ज़्यादा सेरेमोनियली देखोगे आप, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। क्लियर है? ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग है कि जो स्टेट का हेड है, याद रखना मैं एक चीज बता रहा हूं, स्टेट का हेड है, मैं गवर्नमेंट का हेड नहीं बोल रहा हूं। अब क्लियर समझ आ रहा है ना कि गवर्नमेंट और स्टेट में क्या डिफरेंस है? तो यहां पे जो आपके पास स्टेट है वो इंडिया स्टेट है, जिसके अंदर टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, सिटीजन्स भी है, सॉवरेनिटी भी है। उसका जो हेड है वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट मीन जो द्रौपदी मुर्मू मैडम है वो इलेक्टेड है, ठीक है। अब दो चीज है, जब आप यूके को देखते हो तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, डेमोक्रेसी तो है, बट जो स्टेट का हेड है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो कौन है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। वो क्या है? हेरिडेटरी है। वो क्या है? मोनार्की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यूके क्या है? एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहीं जो इंडियन स्टेट है वो क्या है? रिपब्लिक है। समझ आ रहा है? तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप की होती है, मोनार्की और रिपब्लिक। और मोनार्की में क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगी? क्वीन या फिर किंग, हेरिडेटरी होगा वो। वहीं जो रिपब्लिक है उसके अंदर हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। समझ आ रहा है? तो हमने आज इस वीडियो के अंदर पढ़ा था द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और इंडिया को पावर जो वी द पीपल है, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पावर किसको कहाँ से आती है? पीपल के थ्रू ड्राइव होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि प्रियम्बल में मेंशन है। क्लियर है? फर्स्ट वीडियो को देखो, यहाँ तक अच्छे से जो बताया है उसको मतलब पढ़ो। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एक चीज़ बताता हूँ, जो इंडिया मतलब 11th की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक एक टर्म पे एक एक चैप्टर दिया गया है। सॉवरेनिटी पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो कोशिश करो वो चैप्टर साथ के साथ ही ये जो 5 चीज़ें बताई थी उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।